हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पार्ट 3 पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर उसको देख लीजिएगा। यहीं से इसी वाले वीडियो से आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा, लघु उत्तरीय भी कवर हो जाएगा और दीर्घ उत्तरीय भी कवर हो जाएगा। सब क्वेश्चन को इसी में आपको बता दिया जा रहा है, कैसे लघु उत्तरीय बनेगा, कैसे दीर्घ उत्तरीय बनेगा, कैसे सब्जेक्ट मतलब कैसे 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग का इसी तरह का वीडियो लोकतांत्रिक का भी हो गया है, अर्थव्यवस्था का भी हो गया है और आपदा प्रबंधन का भी हो गया है। सब वीडियो हो गया है, अपलोड हो गया है। उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए और मतलब इसको अच्छे से आप देखने का प्रयास कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। जहाँ पर मतलब आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ पे इसको ले जाकर कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका, मेरा दावा है, आपका 400 प्लस में मार्क्स रहेगा। तो मतलब आप इसको अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लग रहा है, कोई मतलब कुछ डाउट है, मतलब कोई भी चीज़ का बोर्ड के लेकर कोई डाउट है तो आपको नीचे नंबर दे दिया जाएगा। उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको उस जो भी मतलब जो भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग का यहाँ तक का क्वेश्चन समाप्त हो गया था। तो हीरा का अपवर्तनांक सब मतलब कितना होता है, तो 2.4 और 2। तो हीरा सबसे कठोर धातु होता है, यह भी बताए थे। यही कार्बन 2 प्रकार का होता है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है ना। तो हम लोग आज यहाँ से चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हीरा का क्रांतीय कोण कितना होता है? क्या है? हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरा का क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। कितना होता है? हीरा का क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुछ चालक होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल बन के आता है, हीरा विद्युत का क्या होता है? तो क्या होता है? कुछ चालक होता है या सुचालक होता है या मतलब मुलायम होता है या कोई नहीं होता है? क्या होता है? कुछ चालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुछ चालक होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। और हीरा क्या होता है? कठोर होता है। हीरा क्या होता है? कठोर होता है। और वहीं पे ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। तो आप अंतर भी पूछेगा, मान लीजिए पूछ लिया हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है, तो हीरा सबसे कठोर धातु है और ग्रेफाइट सबसे मुलायम धातु है। हीरा विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है ना। चलिए, तो हीरा अधातु है, सॉरी ग्रेफाइट क्या है? अधातु होते हुए भी क्या है? चमकदार है। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव में सवाल बन जाएगा, कौन मतलब अधातु होते हुए भी चमकदार है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, लेकिन क्या है? ये चमकदार भी है। अधातु होते हुए भी क्या है? चमकदार है। आयोडीन, आयोडीन अधातु होते हुए भी ये भी चमकदार है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु होते हुए भी क्या है? चमकदार है। क्या है फ्रेंड? चमकदार है। आपको धातु और अधातु के बारे में मतलब बता दिया। देखो, धातु आपसे पूछ देगा धातु किसे कहते हैं, तो जिसमें टन या छन की आवाज़ उत्पन्न होती है उसे धातु कहते हैं। और जिसमें टन या छन की आवाज़ उत्पन्न नहीं होता है उसे अधातु कहते हैं। जिसमें मतलब पिटने पर भादा टाइप बजता है उसको अधातु कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। तो अधातु आपको समझ आ गया, जिसमें टन या छन की आवाज़ उत्पन्न नहीं होगा उसे अधातु बोलेंगे। तो ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है? चमकदार है। और धातु क्या होता है? चमकदार होता है। सब धातु चमकदार होता है लेकिन अधातु चमकदार नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, कौन अधातु होते हुए भी चमकदार है फ्रेंड? तो आयोडीन और ग्रेफाइट। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे वाला जो भी क्वेश्चन इसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये विशेष खास उतना नहीं है, आपको पता है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा रासायनिक तौर पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। लिथियम, Li पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, जिंक, Zn। आप सबका परमाणु संख्या कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। लिथियम का परमाणु संख्या कितना है? पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है? एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है? जिंक का परमाणु संख्या कितना है? आयरन का परमाणु संख्या कितना है? टिन का आपको पता नहीं था। टिन का रासायनिक तत्व क्या होता है? तो एसएन। टिन का रासायनिक तत्व क्या होता है? एसएन। टिन का रासायनिक तत्व क्या होता है? एसएन। लेजार्ड यानी लेड का रासायनिक तत्व क्या होता है? पीबी। लेड का रासायनिक तत्व क्या होता है?
Pb, लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है Pb। और H का हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, कॉपर को तांबा भी बोलते हैं, आपको पता है। और Hd क्या होता है मरकरी। ये ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है फ्रेंड, इससे भी इससे भी इससे भी सबसे क्या होता है ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो Hg का रासायनिक सूत्र क्या होता है मरकरी हो गया, Ag मतलब चांदी हो गया, Au सोना, Pt प्लेटिनम, Pt प्लेटिनम, Au सोना, Ag चांदी, Hg मरकरी, Cu कॉपर और H हाइड्रोजन, Pb लेड, Sn टीन, Fe आयरन, Zn जिंक, Al एल्युमिनियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Li लिथियम। ठीक है ना। देखिए अभी तक क्या बोल रहा है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करना है आपको। देखिए H से नीचे वाला सभी तत्व जल से वायु में अभिक्रिया नहीं कर सकता है। जो भी H से नीचे वाला जो भी तत्व है, यानी हाइड्रोजन से नीचे वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे मतलब हाइड्रोजन से नीचे वाला मतलब क्या होगा कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, प्लेटिनम। ये जो भी तत्व है, जो भी एलिमेंट है, यह जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या हुआ, यहाँ से जो भी केमिकल फार्मूला बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। तो ये क्या से अभिक्रिया नहीं करता है, तो यह Cu मतलब कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, प्लेटिनम कभी भी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। और आगे क्या बोल रहा है, ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्वों से अभिक्रिया अधिक सक्रिय होते हैं। अधिक सक्रिय होते हैं NO1.2 से अधिक सक्रिय है। देख लेते हैं इसको, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। Mg देखिए यहाँ पे ऐसे पूछ जाएगा, मैग्नीशियम ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे आपको समझा देंगे, जो भी ऊपर के जो भी एलिमेंट है, जो भी तत्व है, यह सब जैसे मान लो Zn है तो यह आयरन को हटा सकता है लेकिन Zn को नहीं हटा सकता है। इसी तरह जो लिथियम है, कैल्शियम, पोटेशियम को हटा सकता है लेकिन क्या पोटेशियम लिथियम को नहीं हटा सकता है। तो यह आपको केमिकल फार्मूला बनाने में सहायक सिद्ध होगा। और यह भी नोट करना है, Mg ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, निम्न में कौन सा सबसे कम सक्रिय है, तो सबसे कम सक्रिय कौन है फ्रेंड, टीन है। सबसे कम सक्रिय कौन है, टीन है। सबसे कम सक्रिय कौन है, टीन है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे वाला क्वेश्चन ये भी मतलब 2 नंबर का सवाल बन सकता है इससे। यहाँ से तांबा के कितने अयस्क होते हैं, तो तांबा के 2 अयस्क होते हैं। तांबा के कितने अयस्क होते हैं फ्रेंड, तो तांबा के 2 अयस्क होते हैं। कॉपर ग्लास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Cu2S। कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Cu2S। ये ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है फ्रेंड, आपको यहाँ पे याद कर लेना है। तो तांबा यहाँ पे 2 नंबर का सवाल बन जाएगा, तांबा के कितने अयस्क होते हैं, तांबा के 2 अयस्क होते हैं। कॉपर ग्लास Cu2S और कॉपर पाइराइट CuFeS2। ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। यहाँ से आपका 2 नंबर का मतलब 3 से 4 नंबर का सवाल बन सकता है बनाने का चाहा जाए तो कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र Cu2S और कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CuFeS2। कोई दिक्कत समझ आ गया, तो ये हो गया ई। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये क्या है, कॉपर पाइराइट किस धातु का अयस्क है, तो भाई अभी तो हम लोग देखे कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास किस धातु का अयस्क है भाई, तो कॉपर यानी Cu यानी तांबा। ठीक है ना। तो कॉपर ग्लास किसका मतलब अयस्क है, तो तांबा का। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, Hg होगा। मरकरी धातु के प्रमुख अयस्क के नाम लिखे। जो भी मरकरी है, मरकरी को किससे सूचित करते हैं, Hg से। मरकरी को किससे सूचित करते हैं, Hg से। तो मरकरी धातु के प्रमुख अयस्क कौन कौन है, सिनेवार। 2 नंबर का सवाल बनता है, सिनेवार Hgs और सिलेनाइट Hg और Ac। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा, सिनेवार का रासायनिक तत्व क्या है, तो Hgs। सिनेवार का रासायनिक तत्व क्या है, तो Hgs। सिनेवार का रासायनिक तत्व क्या है, Hgs। सिलेनाइट का रासायनिक तत्व क्या है, तो HgAc। सिलेनाइट का रासायनिक तत्व क्या है, HgAc। और मरकरी का प्रमुख अयस्क कौन कौन है, सिनेवार और सिलेनाइट। मरकरी का प्रमुख अयस्क सिनेवार और सिलेनाइट, सिनेवार और सिलेनाइट।
देखिए यहाँ पे सूत्र बोल दिया, CN का सूत्र देखो तो HGS, क्या CN का सूत्र तो HGS, और सिलेनेट का HGSE, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आ गया फ्रेंड, सीनेवार किस धातु का अयस्क है। तो भाई अब भी हम लोग देखिए सीनेवार मरकरी, देखिए मरकरी को पारा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मरकरी को पारा भी बोलते हैं। तो सीनेवार किस धातु का अयस्क है, तो सीनेवार मरकरी धातु का अयस्क है, जिसको पारा भी बोलते हैं और एक जिसे सूचित करते हैं, ठीक है ना, एक जिसे सूचित करते हैं। तो सीनेवार किस धातु का अयस्क है, तो पारा का, जिसको एक जिसे सूचित करते हैं। अब देखिए कौन सा धातु विद्युत और ऊष्मा का कम चालक होता है, तो लेड, और लेड को शीशा बोलते हैं। यहाँ पे आपसे लेड पूछे या शीशा पूछे का रासायनिक तत्व तो क्या हुआ, तो पीबी। लेड या शीशा का रासायनिक तत्व तो क्या हुआ, तो पीबी। तो कौन सा धातु विद्युत और ऊष्मा का कम चालक होता है, तो लेड और शीशा। लेड और शीशा विद्युत का कम कम चालक होता है। अब देखिए कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो चांदी। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो चांदी यानी Ag, चांदी यानी Ag, ठीक है ना। निम्न में कौन सा धातु वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, तो सोना ही एक ऐसा चीज है जो वायु से अभिक्रिया नहीं करता, कभी भी सोना वायु से अभिक्रिया नहीं करता। ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनता है फ्रेंड, जो भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनता है बिहार बोर्ड में उसी को हम लोग लिखने का प्रयास किए। तो सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको आगे देख लेते हैं, इसको उतना विशेष नहीं आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ रासायनिक समीकरण का संकेत है, क्या है, देखिए प्लस में अगर ऊष्मा रहे तो क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी होगा। अगर प्लस में रहे ऊष्मा, ऊष्मा कभी भी प्लस में रहे तो कौन सा समीकरण होगा, क्या होगा, तो वह ऊष्मा क्षेपी होगा। अगर ऊष्मा अगर माइनस में रहे, हीट अगर माइनस में रहे तो वह ऊष्मा शोषी होगा। ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है फ्रेंड, ठीक है ना। तो अगर हीट यानी ऊष्मा अगर माइनस में रहे तो क्या होगा, ऊष्मा शोषी होगा। जब दो से अधिक, एक मिनट, जब दो से एक हो जाए, मतलब देखिए यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं, जो क्या बोल रहा है, जब दो से एक हो जाए, H2O2, दो गो है ये। अब इसके फलस्वरूप बनेगा तो क्या होगा, H2O, हो गया, बना ना। तो जब क्या बोल रहा है, जब दो से एक हो जाए तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया देखिए यहाँ पे दूगो है, दूगो से एक बन गया, बना या नहीं, तो यह क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जब दो से शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है तो आपसे पूछ देगा मतलब संयोजन अभिक्रिया किसके, तो दो या दो से अधिक मतलब तत्वों का योग से एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी आपको संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, ऊष्मा सूचित सबको चर्चा कर दिया गया है पार्ट 2 में या पार्ट 1 में चर्चा कर दिया गया है। तो जब दो से एक हो जाए तो क्या होगा, संयोजन होगा। जब एक से दो हो जाए तो क्या होगा, वियोजन होगा। मतलब जल है तो जल को मतलब हम लोग, जल है H2 है तो इसको हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, बनेगा H2 + O2। तो जब दो से एक हो जा रहा है तो क्या होगा, वियोजन होगा रहा है। जब एक से दो हो जा रहा है तो क्या होगा, वियोजन होगा। एक से दो होगा तो क्या होगा, वियोजन होगा, ठीक है। एक मूल को हो तो एकल विस्थापन होगा, एक मूल को हो तो एकल विस्थापन होगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए एकल विस्थापन क्या होता है और द्वि विस्थापन क्या होता है। जब मान लीजिए यहाँ पे ए है, 1 मिनट, यहाँ से हम लोग समझते ए है, प्लस में बी ए अभिक्रिया कर रहा है तो बन रहा है बी ए और ए बी और ए बी। तो देखिए यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। अगर ऐसे अगर आपका कौन भी समीकरण हो भाई, मेरे भाई, अगर आप इस वाले कंसेप्ट को समझ जाते हैं ना तो थोड़ा कैसन को कंसेप्ट आएगा आप उड़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे भी एक है कि नहीं, यहाँ पे भी एक है कि नहीं, तो क्या होगा, ये एकल विस्थापन होगा फ्रेंड, क्या होगा, ये एकल विस्थापन होगा, क्या होगा, ये एकल विस्थापन होगा। यहाँ लेकिन यहाँ पे दो से मतलब नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे एक है कि नहीं देखो बस, यहाँ पे एक है कि नहीं देखो बस, तो क्या होगा, यह एकल विस्थापन होगा, क्या होगा, यह एकल विस्थापन होगा। इसीलिए अगले आप द्विविस्थापन समझ लीजिए। द्विविस्थापन में क्या होता है, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे AB + BC अगर ई है, अब फिर इसको अभिक्रिया करके जो भी बन रहा है BA + CA, ये बना ना, BA + CA बना अभिक्रिया कर, तो यहाँ पे कितना है, दूगो है, एगो ई है एगो ई है, दूगो है, तो क्या होगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, क्या होगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। तो आपको एकल विस्थापन द्विविस्थापन में कभी कंफ्यूजन नहीं ना रहेगा। चलिए आप समझ गए, तो आप आएगा तो उड़ा दीजिएगा। चलिए आप होशियार हो गए, समझ गए, आप होनहार है। चलिए अब सुनते हैं
श्वसन की क्रिया ऊष्मा सोचिए, श्वसन की आपसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व में श्वसन कैसे क्रिया है तो ऊष्मा क्षेपीय, श्वसन कैसे क्रिया है तो ऊष्मा क्षेपीय। साग सब्जियों का सड़ना गलना अपघटन क्या होता है ऊष्मा क्षेपीय। जैसे इसको मतलब पहले ही चर्चा कर दिया गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। देखिए तो आप लोग यहाँ पे हमको बताइए कौन सा विस्थापन में क्रिया है, एकल विस्थापन है या द्वि विस्थापन है? एकल विस्थापन या द्वि विस्थापन है? देखिए एगो ई है एगो ई है दूगो है, यहाँ पे भी दूगो है ना। तो भाई हम क्यों जाने क्या है, बस दूगो है ना, बस बोल दे द्वि विस्थापन है भाई। दूगो है तो बोल दीजिए क्या है, द्वि विस्थापन है, बस समझ आ गया ना आपको, कोई दिक्कत नहीं ना होगा कभी भी। चलिए तो दूगो है, यहाँ पे दूगो है तो द्वि विस्थापन हो गया, ठीक है, दूगो है तो द्वि विस्थापन हो गया। लेकिन हाई से खाली नहीं रहता, ये वाला नहीं रहता S2 और यहाँ पे नहीं रहता, तो क्या होता है एकल विस्थापन होता है। क्या होता है एकल विस्थापन होता है। लेकिन अभी क्या ही द्वि विस्थापन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दूगो तत्व है, ठीक है ना। जैसे दिया भी है ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार, तो वही यार हम लोग तो पहले से पता सोच रहे, एक बार में देखते ही हमको समझ आएगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब इस सबको मतलब आपको बता दिया गया है। आगे आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है? तो सबसे कम कौन था? चांदी था। सबसे कम सक्रिय कौन था? चांदी था। और सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन हो गया? तो एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम का रासायनिक तत्व क्या होता है? Al। चांदी का Ag, ठीक है ना। तो सबसे कम सक्रिय चांदी और सबसे ज़्यादा सक्रिय एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो जल के किसी भी मतलब अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो देखिए यहाँ से 2 नंबर का सवाल बनता है, तो कौन सा तत्व जो जल से कभी भी अभिक्रिया नहीं, तो ठंडा हो या गर्म हो? तो तांबा, मरकरी और चांदी। इसका मतलब रासायनिक तत्व आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तांबा का रासायनिक तत्व क्या होता है, मरकरी का रासायनिक तत्व क्या होता है और चांदी का रासायनिक तत्व आपका ही होमवर्क है, कमेंट में लिखकर बताइएगा, ठीक है। तो यह कभी भी जल से अभिक्रिया नहीं बनता है करता है। तो कौन कौन अभिक्रिया नहीं करता है? तांबा, मरकरी और चांदी। मरकरी को पारा भी बोलते हैं। तो यह कभी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपसे यहाँ पे एक सवाल बनेगा जो बाद में बताऊंगा मैं आपको, लास्ट में अच्छे बता देंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो ये समझ गए। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो यह जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता, सोना भी है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी आपको समझ आया था। तो तांबा, चांदी, मरकरी कभी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे तांबा लिखा है तो चांदी भी लिख देगा, मरकरी भी लिख देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये लेकिन आंसर एक ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्यों तांबा, मरकरी और क्या चांदी का टैंक बनाया जाता है, लोहा का नहीं बनाया जाता है? तो लोहा क्या होता है ना, जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन आपको अभी बताया ये सब जल के साथ अभिक्रिया करता है? नहीं करता है। तो लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए लोहा सोच रहा जल के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है तो पानी जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइजन होगा। सोच रहा पिया जाएगा तो मतलब बहुत नुकसान होगा, ठीक है ना। तो इसी कारण तांबा, मरकरी या चांदी का टैंक बनाया जाता है लेकिन लोहा का टैंक नहीं बना जाता, क्योंकि यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनेगा। लोहा के 2 प्रमुख अयस्कों का नाम बताएं। तो हेमाटाइट तो Fe2 और O3। तो Fe2O3 किसका रासायनिक तत्व है? तो हेमाटाइट का Fe2O3 किसका रासायनिक तत्व है? तो हेमाटाइट का। मैग्नेटाइट का रासायनिक तत्व क्या है? Fe3 और O4। मैग्नेटाइट का रासायनिक तत्व क्या है? Fe3O4। तो 2 नंबर का सवाल आएगा। लोहा का प्रमुख अयस्क कौन कौन है? तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट का रासायनिक तत्व क्या हुआ? Fe2 और O3। मैग्नेटाइट का रासायनिक तत्व क्या हुआ? Fe3 और O4। तो आपका 2 नंबर का मतलब आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 नंबर मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र पूछा तो ये भी आप बता सकते हैं। हेमाटाइट का भी रासायनिक सूत्र पूछा तो आप बता सकते हैं। तो इसका लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे चले, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना।
हेमाटाइट किस धातु का है इसका भाई? लोहा का है। और किसका है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट ना, किसका धातु का है उसका? तो या किसका है? तो यह किसका है? लोहा का है। अब देखिए बॉक्साइट का सूत्र लिखे। बॉक्साइट का सूत्र, तो बॉक्साइट किसका आया उसका? तो बॉक्साइट आपको याद रखना है एल्युमिनियम का आया उसका। बॉक्साइट किसका आया उसका? एल्युमिनियम का आया उसका। ठीक है, तो अब देखो बोल क्या रहा है, बॉक्साइट का सूत्र लिखे। तो बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? 1 नंबर का सवाल आता है Al2O3 प्लस 2H2O। Al2O3 पॉइंट है यानी गुना में हो सकता है उसको, मतलब ये सब बुनका लगाया जाता है 2H2। तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? Al2O3 2H2। और देखिए यहाँ पे बॉक्साइट किस धातु का है? वो भाई अभी बताया आपको, बॉक्साइट किस धातु का है इसका? तो एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट किस धातु का है उसका? एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट किस धातु का है उसका? एल्युमिनियम का है। ठीक है, ये 1 मिनट थोड़ा हम लोग इसको, हाँ देखिए अब यहाँ से पूछ क्या रहा है, मतलब रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक समीकरण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड? इस पांचों को अभी चर्चा करके बताए। संयोजन किसे कहते हैं? जब 2 से 1 हो जाए, 2 से 1 हो जाए तो संयोजन, 1 से 2 हो जाए वियोजन। विस्थापन किसे कहते हैं? जब मतलब अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को मतलब उसके स्थान पर उसके स्थान को हटाकर अपना स्थान लेता है, उसे विस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभी नहीं बताया, बाकी यहाँ तक आपको चर्चा कर दी है। ठीक है ना, तो 5 प्रकार का हो रहा है, पांचों को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल बन के आएगा। जो इस सब के बारे में आपको अच्छे से चर्चा कर दी है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ना। चलिए अब हम लोग बचा है इसको, तो इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखकर आपको बताया गया है, बताने का प्रयास किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। तो संयोजन क्या है? तो यही, जब 2 से 1 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, संयोजन 2 से 1 हो रहा है तो यह क्या होगा? संयोजन हुआ। हाई मतलब सूत्र खुद छोड़िए, आर देखिए बस। यहाँ पे आपको दोनों 1 नंबर का सवाल पूछ जाएगा। CaO2 का मतलब बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO2 OH2 सॉरी, CaOH2 बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। CaOH2 बुझा हुआ रासायनिक मतलब चूना का रासायनिक सूत्र है। वियोजन क्या हुआ? 1 से 2 हो रहा है कि नहीं? 1 से 2 हो रहा है ना, तो ये क्या होगा? वियोजन हो गया। 1 से 2 हो रहा है तो क्या होगा? वियोजन होगा। विस्थापन क्या होगा? जब यहाँ पे अभी बताया आपको, एगो यहाँ पे भी है, एगो यहाँ पे भी है। विस्थापन को एकल विस्थापन बोलते हैं और प्रतिस्थापन बोलते हैं। विस्थापन को एकल विस्थापन बोलते हैं और प्रतिस्थापन बोलते हैं। आपको फर्स्ट पार्ट में ही आपको कराया है। तो जब यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन या विस्थापन या प्रतिस्थापन। ठीक है ना, देखिए जैसे में Fe CuSO का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो नीला रंग का होता है। ये सवाल बनता है भाई। तो सी देखिए जो मतलब यहाँ पे आपको देखिए Fe कम क्रियाशील है ऊपर आपको बताया है कम क्रियाशील है, तो इसको हटा दिया दूसरा को, इसको छोड़ दिया। जब मतलब FeCu के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो यहाँ से आपसे पूछ देगा लोहा कॉपर के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है ना, तो यह ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा तो आप कवर कर सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो देखिए यहाँ पे भी दुगो है, यहाँ पे भी दुगो है और यहाँ पे भी दुगो है ना भाई? है कि नहीं है? आप बताइए, बस बताइए, है ना? तो क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ ना। यहाँ पे देखिए BaCl2 Na2SO4, तो क्या हुआ? नमक बना, नमक के बाद BaSO4 बन गया। भाई यहाँ पे भी दुगो है, यहाँ पे भी दुगो है, तो क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। 1 मिनट देखते ही आपको याद हो जाना चाहिए मेरे भाई। कोई दिक्कत आप कभी भी होगा आप बताइए मुझे, नहीं ना होगा? चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। उपचयन के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप बताइए ये कौन सा समीकरण है? कौन है? विस्थापन है। कौन सा समीकरण है? विस्थापन, एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन है। और ये वाला कौन सा समीकरण है बताइए? तो यह द्विविस्थापन होगा, होगा ना? सॉरी 1 मिनट आपको थोड़ा देख लीजिए। चलिए तो हम लोग अभी इसको चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो इसको आपको याद रखना है, एक क्या कौन सा विक्रिया है? कोई कोई जो होता है वो नहीं होता है। तो ये कौन सा विक्रिया है फ्रेंड? विस्थापन क्रिया है। बस इसी को आपको याद रखना, बाकी कोई भी आए ना तो आपको उसी तरह जैसे ट्रिक बताया है उसी ट्रिक पे आपको मारना है। ठीक है ना, तो क्या है? एकल विस्थापन है। तो संतुलित और असंतुलित के बारे में आपको बता दिया गया है। चलिए तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जिसका परमाणु संख्या दोनों तरफ, अभिकारक की तरफ और प्रतिफल की तरफ, दोनों परमाणु संख्या अगर समान होता है तो वह
संतुलित होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जैसे देखिए Fe2O3 Al2Al, तो देखिए एल्युमिनियम के पास 2 गो परमाणु संख्या है, तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम के पास 2 का परमाणु संख्या है। ऑक्सीजन के पास 3 गो है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 3 गो है। आयरन के पास 2 गो परमाणु संख्या है, तो इसके पास भी 2 का परमाणु संख्या है। तो यह कैसा समीकरण होगा? संतुलित समीकरण होगा। कैसा समीकरण होगा? संतुलित समीकरण होगा। ठीक है, तो जिसका भी जब परमाणु संख्या अभिकारक और प्रतिफल की तरफ दोनों तरफ परमाणु संख्या अगर समान रहा है तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण बोल देगा। अगर दोनों तरफ का परमाणु संख्या समान नहीं रहा है तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो जो भी आगे का क्वेश्चन है अब हम लोग आगे वाला वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप भी देखिए और अपने फ्रेंडों को, दोस्तों को भी दिखाइए, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आपको मतलब जो भी दिक्कत होगा, जब भी मतलब बोर्ड से लेके कोई भी दिक्कत आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो आप मतलब कमेंट कर सकते हैं या मतलब कॉल कर सकते हैं, आपको सीधा आंसर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो मैं अब आप लोगों से विदा लूँगा। तो मतलब आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए और अच्छे से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए, जय हिंद।